योगी सागर का आपको नमस्ते। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक सीरियल से मुझे प्रेरणा मिली कि हम अपने लाइफ को इसी सीरियल से इंस्पिरेशन लेके एमुलेट कर सकते हैं। जिस सीरियल की मैं बात करने वाला हूँ दैट इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड एड सीरियल इन इंडिया। और ये और कोई सीरियल नहीं, मैं बात कर रहा हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये सीरियल शुरू हुई थी 2008 से और आज तक ये चल रही है, जिससे उन्होंने अभी तक मेरे ख्याल से 2500 के भी ऊपर एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, मैं आज आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब मैंने मेरे कई दोस्तों से और मेरे कई रिश्तेदारों से ये पूछा कि तारक मेहता सीरियल आपको कैसी लगती है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल आपको कैसी लगती है और आप इससे क्या सीखते हैं या आपको क्या कौन सी चीज़ें इसके बारे में पसंद है। तो कई लोगों ने कहा, दोस्तों ने कहा जैसे इट्स अ फन सीरियल, ड्रामा है, लाफ्टर आता है, एक दो चीज़ें सीखते हैं जो एक दूसरे के साथ कैसे हेल्प करके नेबर्स टू नेबर्स कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाया है एंड लिटिल बिट ओवर द एग्जैजरेशन ऑफ ड्रामा है, कहीं ना कहीं कभी कभी हो जाता है, बट largely considering the fundamental aspects of the content of the serial, it is about how you can live in harmony and laughter based serial है। तो हाउ टू लिव इन लव कंपैशन एंड ये सब चीज़ें हमने सीखी है। तो लास्टली मुझे सारे जो क्वेश्चंस के आंसर आए वो इसी रेंज में थे या इसी एस्पेक्ट से थे। तो मैंने उनसे थोड़ा और जानने की कोशिश की। मैंने कहा थोड़ा डीप सोचो कि आपने इस सीरियल से और शायद क्या ऐसा सीखा है जो हमें अपनी ज़िंदगी में सारे भारतीयों को, या मैं वर्ल्ड के बारे में कहना चाहता हूँ लेकिन फ़िलहाल मैं अपना घर साफ करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सारे भारतीयों को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने इस सीरियल के बारे में या इस सीरियल से प्रेरणा लेके सीखी है। तो जैसे मुझे पता चला कि जो आंसर्स आए वो रिपीटेटिव थे, लेकिन मैं चाहता था कि कहीं ना कहीं कोई बंदे निकले जो ये ठीक से बोल सके कि हाँ ये एक चीज़ है जो मैं ढूंढ रहा था उनमें, लेकिन वो नहीं मिली। तो मैं आज आपके सामने ये प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि कैसे इस सीरियल ने, अगर इस सीरियल से हम सीखना चाहें, मैं इस बात पे एम्फोसाइज करता हूँ कि अगर इस सीरियल से हम सीखना चाहें तो हम डेफिनेटली सीख सकते हैं कि कैसे इंडिया में संतुलन बनाया जा सके, कैसे भारत में संतुलन बनाया जा सके। अब संतुलन किस बात का, देखो ये मानना मुझे नहीं पता कि कितने लोग मानेंगे या नहीं, लेकिन सब लोग जान रहे हैं डेफिनेटली कि द ओनली एक्चुअल प्रॉब्लम ऑन दिस प्लानट राइट नाउ इन द पास्ट 30-35 ईयर्स से हमको ज़्यादा, पास्ट 20 ईयर्स से मे बी वी आर फेसिंग इट मच मोर, और इसके बारे में हम इतना कुछ कर भी नहीं रहे। एंड द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस planet and of our country especially is population, uncontrolled population। इस सीरियल से मैंने जो सीखा है कि ये सीरियल इस बात की भी प्रेरणा देती है कि हम इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड एंड अनकंट्रोल्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो इस सीरियल में हमने ये देखा है कि देयर आर 6 फैमिलीज हैं और पोपटलाल भी है, बट पोपटलाल की एक फैमिली नहीं कहा जा सकता। ये 6 फैमिलीज और पोपटलाल इन 6 फैमिलीज को अपनी फैमिली मान के जैसे दिखाया गया है तो वैसे रहते हैं। बट largely the show is revolving around these 6 families and पोपटलाल, let's say। सो इस शो में हमने ये देखा है कि एक भिड़े बहन की फैमिली है, एक कोमल बहन की फैमिली है, एक रोशन बहन की फैमिली है, फिर दया बहन की फैमिली, फिर बबीता जी की फैमिली और अंजलि मेहता की फैमिली। तो हम जब इन सीरियल्स को देखते हैं तो हम मतलब जो ये बताते हैं हम एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखते हैं, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में बहुत पहले भी आती थी और अभी भी आती है कि 2008 से ये सीरियल शुरू हुआ है और उस टाइम पे मैं जब देखता था तो उस सीरियल शुरू होने के बाद कुछ 4-5 साल बाद मैं सोचता था कि शायद मतलब हम कई सीरियल्स में देखते हैं ऐसे कि एकता कपूर के सीरियल्स में हम देखते हैं कि 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद और सडनली और पूरा सीन चेंज हो जाता है और मतलब जो स्टोरी उनको देनी होती है वो दे देते हैं। तो मुझे लगता था कि शायद इस सीरियल में भी कुछ ऐसा हो, क्योंकि इन मतलब 3 बच्चे हैं जो 3 फैमिलीज के और 4 फैमिलीज के 4 बच्चे हैं
एंड बाकी के यहाँ पे बबीता और अय्यर और अपने तारक मेहता और अंजलि मेहता, दे हैव शोन दे डोंट हैव किड्स। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ सालों बाद शायद चेंज हो जाएगा, शायद ऐसे 5 साल 10 साल बाद दिखाएंगे और सब इन दोनों के भी बच्चे वगैरह। 12 साल ये सीजन शुरू है, उन्होंने उनका बेस प्लॉट चेंज नहीं किया। इससे मैंने एक चीज नोटिस की और मैं एक चीज से इंस्पिरेशन लेता हूँ कि बबीता जी और अय्यर और तारक मेहता और अंजलि मेहता, इनके खुद के बच्चे नहीं दिखाई दे। इतने सालों बाद मुझे शायद लगता था कि एकता कपूर का ट्विस्ट आ जाएगा और 4-5 साल 10 साल बाद 15 साल बाद करके पोपट लाल की फैमिली आ जाएगी या कुछ ना कुछ और हो जाएगा और कुछ ना कुछ नए कैरेक्टर्स आ जाए, कुछ समथिंग डिफरेंट हो जाए। लेकिन इन्होंने बेस प्लॉट को रख के ही सीरियल को सक्सेसफुली कंटिन्यू किया है। तो आज हम जब देखते हैं और ये सीरियल देख के हम लोग खुश होते हैं और लाफ्टर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी सीखना होगा कि इस सीरियल ने हमको ये भी सिखाया है कि अपनापन अगर मानना है तो हम सामने वाले के बच्चे को भी अपना मान के जी सकते हैं। ये इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करके हम जी सकते हैं कहीं ना कहीं सच्चाई में। ये भले हम टीवी में देखें कि बबीता अय्यर और तारक मेहता और अंजलि मेहता की फैमिली है, लेकिन ये एक्चुअल में हम उतार सकते हैं या एक्चुअल में ऐसे हमें लोग चाहिए आज कि जो कई लोग हैं जो ये करते हैं। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि उसकी क्वांटिटी इतनी नहीं है जितनी हमें चाहिए, उनके नंबर्स इतने नहीं हैं। फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि चलो 6 फैमिलीज हैं, तो उसमें बबीता जी और अय्यर और तारक मेहता और अंजलि मेहता, इनके बच्चे नहीं हैं। क्योंकि बाकी के 4 फैमिलीज में 4 किड्स हैं, इन 2 फैमिलीज में एक भी बच्चा नहीं है। बाकी के 4 फैमिलीज में भी सिर्फ एक ही बच्चा दिखाया गया है, ना कि 2 बच्चे। The only problem in India right now is the human population. बाकी सारी जो प्रॉब्लम्स आपको नजर आ रही हैं वो उसके इफेक्ट्स हैं, those are the branches, but the root problem is only the human population, the uncontrolled human population. ये जो जनसंख्या बढ़ रही है और इसका जनसंख्या विस्फोट, जैसे प्रधानमंत्री ने हमारे 15 अगस्त के स्पीच में भी कहा था कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया में और कहीं ना कहीं हमें इसको रोकना है। इसको रोकना है या इसको सबसे पहली बात तो कंट्रोल में लाना है। ये तो मैं क्लियरली कहता हूँ कि हमारे 2 का वक्त गया, रेक्टेंगल का वक्त गया, 4 कॉर्नर्स का वक्त गया। अब वक्त है हम 2 हमारा एक में भी हमको ये देखना पड़ेगा कि कैसे ये सस्टेन करे, बिकॉज इंडिया के रिसोर्सेस और वर्ल्ड के रिसोर्सेस आर गेटिंग लेस एंड लेस। द रीजन व्हाई दे आर गेटिंग लेस एंड लेस इज बिकॉज वी आर गेटिंग मोर एंड मोर। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि इन दोनों के बच्चे दिखाई नहीं गए, और इन दोनों अगर आप देखें जो भी शोज वगैरह जो भी एपिसोड्स होते हैं, तो बच्चों के टॉपिक में या बच्चों के कोई इवेंट्स होते हैं तो ऐसा नहीं दिखाया गया कि ये लोग अलूफ रहते हैं। ये भी पार्टिसिपेटिव होते हैं। अकेले में सीरियल है, ऊपर दिखाया गया है जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सीरियल को हमें एक्चुअल लाइफ में उतारना होगा। अदरवाइज देयर विल बी सो मच ऑफ पॉपुलेशन दैट वी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन आवरसेल्व्स। हम दीमक की तरह इतने बढ़ रहे हैं कि हम अपने आप को ही खा जाएंगे और हमको पता नहीं चलेगा। और इसका मैं आपको एक प्रूफ देना चाहता हूँ, और कुछ स्टैटिस्टिक्स है मेरे पास जो मैं आपके सामने आज पेश करूँगा, और आप खुद ही सोचें एक बार कि क्या हम मतलब जो एक्चुअली नए कपल्स हैं या जो अनमैरिड कपल्स हैं या जो भी, मतलब ये एक्चुअली ये कहीं ना कहीं सभी लोग इससे अफेक्टेड होंगे। लेकिन आपको ये खुद सोचना है कि आज इस दौर में अगर हम बच्चे करें तो क्या उनकी लाइफ उतनी फ्री और स्पेशियस होगी जितनी हमें मिली थी 20, 25, 30 साल पहले। अगर ये हम नहीं सोच रहे हैं तो हम बच्चे सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए ला रहे हैं। ये सच है, या आप आज डाइजेस्ट करें या आगे डाइजेस्ट करें मुझे पता नहीं। बच्चे आप अपने लिए करते हैं, कोई भी आके आपको एप्लीकेशन नहीं देता। तो आपको ये एसेस करना है कि अगर आप किसी को बुला रहे हैं अपनी ज़िंदगी में जो आगे और 60, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, मे बी 100 ईयर्स वो जिएगा, तो वो फोरकास्टिंग वो टाइम के हिसाब से आगे, इज दैट द राइट टाइम टू ब्रिंग अ लाइफ, अ चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड? ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों चलो आज स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कहाँ स्टैंड करती है इन कंपैरिजन टू चाइना एंड बाय इंडिया इटसेल्फ। तो इंडिया में जैसे 1 मिनट में ऑन एन एवरेज 26 बच्चे पैदा होते हैं। एक दिन में 37,440 बच्चे पैदा होते हैं। एक साल में 1,34,78,400 बच्चे पैदा होते हैं।
अब कंपेयर करते हैं कि चाइना में क्या होता है। चाइना में 1 मिनट में ऑन एन एवरेज तकरीबन सिर्फ 11 बच्चे पैदा होते हैं। एक दिन में 15,840 15,840 बच्चे पैदा होते हैं और एक साल में 57,02,400 बच्चे पैदा होते हैं। तो ये डिफरेंस आप सबसे पहले देख सकते हैं। सेकेंडली, ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये जून 11 का है, जून 11 2020। सो आप वर्ल्डोमीटर्स, ये वेबसाइट है वर्ल्डोमीटर्स, www.worldometers.info, इस पे जाके आप ये डेटा चेक कर सकते हैं और इनके प्रोजेक्शंस भी दिए हैं इन्होंने। तो चलिए प्रोजेक्शंस पे देखते हैं कि कैसे क्या हमें सिनेरियो दिखता है आगे। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 464 स्क्वायर किलोमीटर्स, चाइना की है सिर्फ 153 स्क्वायर किलोमीटर्स। सो ये जो डिफरेंस है, दिस इज मोर देन डबल। This is going to be this is an alarming thing, and this is going to be much more alarming if we don't do any strict measures right now. 2025 में पॉपुलेशन ग्राफ में 2020 में तो मैंने आपको अपनी अभी करंट पॉपुलेशन दोनों देशों की बता दी, लेकिन 2025 में इंडिया की पॉपुलेशन क्या होगी? इंडिया की पॉपुलेशन होगी 1.44 बिलियन। 2025 में इंडिया की पॉपुलेशन होगी 144 करोड़। उसी टाइम पे चाइना की पॉपुलेशन होगी 145 करोड़। तो ये जो 6 करोड़ का डिफरेंस है ये अगले 5 साल में पूरा हो जाएगा। अब मैं आप पकड़ के चलता हूँ कि चलो हम इससे थोड़ा कम भी ले लें, ये रेट को हम ले लेते हैं कि चलो इतना ना हो और थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कोरोना वायरस आ गया है। तो कई कपल्स या कई लोग शायद जाग जाए और मे बी दे कैन टेक सच स्टेप्स दैट दे कैन होल्ड ऑफ फॉर सर्टेन टाइम। तो 2025 ना सही, लेकिन 2027-28 तक तो डेफिनेटली होगा। लेकिन जिस हिसाब से ये पॉपुलेशन रेट अभी हो रहा है तो उस हिसाब से बाय 2025 वी विल बी 144 करोड़ एंड चाइना विल बी 145 करोड़। 2030 देखते हैं हम, 2030 देखते हैं हम। 2030 is only 5 years of difference from what we just saw. तो 2030 में इंडिया की पॉपुलेशन एस्टिमेट की गई है which is 1.5, so 1.5 बिलियन, 150 करोड़। उसी टाइम पे चाइना की पॉपुलेशन प्रोजेक्ट की गई है which is 146 करोड़। यानी हमारा 5 साल में डिफरेंस हो गया 6 करोड़ का, इनका 5 साल में डिफरेंस हो गया सिर्फ 1 करोड़ का। ये हमने वैसे ही देखा, जैसे हमने आज की 2020 की पॉपुलेशन ली और हमने उससे कंपेयर किया, सो 144 आई, दैट इज 6 करोड़। तो हमने वो 6 करोड़ का डेफिसिट भर के रखा। लेकिन बाय 2030 विल बी 150 करोड़ एंड चाइना विल बी 146 करोड़। बाय 2035 वी विल बी 155 करोड़। चाइना का डिक्लाइन दिखा गया है, सो चाइना इज गोइंग टू बी 146 करोड़ ओनली, डिक्लाइनिंग बाय सम लैक्स। सो बाय 2040 इंडिया की पॉपुलेशन होगी 159 करोड़, चाइना की है 144 करोड़। तो दैट मीन्स जैसे मैंने कहा कि चाइना ने कुछ मेजर्स लिए थे उनके पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, तो वो उनकी प्रोजेक्शंस में भी दिखाई देते हैं और अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट दैट इज व्हाट दे हैव सेड। सो बाय 2040 इंडिया इज 159 करोड़ एंड चाइना इज ओनली 144 करोड़, बीइंग अ लैंड मास व्हिच इज 3 टाइम्स मोर देन इंडिया एंड इंडिया इज ओनली 1/3। बाय 2050 इंडिया की पॉपुलेशन होगी 163 करोड़, चाइना की पॉपुलेशन दिखाई गई है which is 140 करोड़। सो इनके प्रोजेक्शंस में भी इनकी प्लानिंग दिखाई देती है, प्रोजेक्शंस में भी इनकी पॉपुलेशन की प्लानिंग दिखाई देती है। इनकी डिक्लाइन भी ये बताती है कि यस दे आर टेकिंग सर्टेन मेजर्स टू नो कि दे अंडरस्टैंड दैट जितने रिसोर्सेस है उसके हिसाब से हम पॉपुलेशन करेंगे। लेकिन इंडिया के प्रोजेक्शंस के हिसाब से ही हमको ये पता चलता है कि हमारे यहाँ पे कंट्रोल मेजर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हमें आज की तारीख में ये कंट्रोल मेजर्स काफी स्ट्रॉन्ग करने हैं। इन 2050 इट इज शोन दैट वी विल बी रफली अराउंड 1.63 बिलियन। अगर इतने लोग गलती से भी अगर हो गए तो सिटीज में इतनी पॉपुलेशन होगी, बिकॉज लार्जली इट इज सीन कि रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में काफी माइग्रेशन हो रहा है, बिकॉज इंडस्ट्रीज यहाँ सेट हो रही हैं, काफी सारा डेली वेज वर्कर्स यहाँ पे आते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ पे आते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हमने ये स्प्रेड इसको हमने यूनिफॉर्म नहीं रखा, देन लिविंग इन सिटीज़ विल बी सो मच डिफिकल्ट। और इसके कुछ ग्लिम्सेस मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि लिविंग इन सिटीज़ अभी कितना डिफिकल्ट है। और इमेजिन करो कि जस्ट इमेजिन करो कि बाई 2030 और 2035 तक की जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस दिखाई गई हैं, अगर ये पिक्चर्स आपको ये अलार्मिंग चीज़ें आज की दिखाती हैं, तो एक 10 साल बाद 15 साल बाद हमारा
हमारा सिर्फ घूमना या हमारी मोबिलिटी इतनी कर्टेल होगी रह जाएगी कि हम सिर्फ बिल्डिंग्स में बंधे वर्क फ्रॉम होम कल्चर में अटक जाएंगे, अनलेस आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्टेन इंडस्ट्रीज वेयर यू डू रिक्वायर टू गो एंड वर्क देयर। बट लास्टली ये जो चेंज आने वाला है, ये चेंज ऐसा हो जाएगा एंड ह्यूमन लाइफ विल बी चेंज इन सो ड्रास्टिक वे दैट द फ्रीनेस ऑफ लाइफ विल बी कम्प्लीटली गॉन। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि ये प्रोजेक्शंस क्या कहता है और इसका डेटा कितना अलार्मिंग है, ये आपको शायद तब पता चले जब आप उस दौर में पहुंच जाओ। आज 2020 में हमारे देश की पॉपुलेशन क्या है, उसके हिसाब से उसको हैंडल करने के लिए ये कोरोना वायरस से हमें बता रहे हैं कि वी आर टू मैनी टू हैंडल। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम इतने लोगों को प्रोवाइड क्यों नहीं कर पा रहे? दैट इज़ बिकॉज वी आर टू मैनी। तो ये टू मैनी अगर हमको पता चल गया है कि हम आज हैं, तो 10 साल बाद तो कम से कम हमको ये हमारे फेस पे वापस आके रियलिटी चेक नहीं होना चाहिए कि वी डिडंट डू एनीथिंग। हमको पता था लेकिन हमने कुछ नहीं किया। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये जब इन्होंने 15 अगस्त को इसके बारे में कहा, ये पॉपुलेशन बिल जो लाना चाहते हैं, मैं आज सारे भारतीयों को, जितने लोग यहाँ इस देश में रहते हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि अगर ये पॉपुलेशन बिल एक दिन भी अगर ये पॉपुलेशन बिल डिले होता है तो 37,440 बच्चे और पैदा हो रहे हैं हर दिन। मैं कहना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी से कि आप जितनी जल्दी हो सके इस पॉपुलेशन बिल को आप इसको जल्दी से जल्दी संसद में पेश करें और इसको पास करें। जो भी लोग इस चीज़ से अफेक्ट होने वाले हैं, इस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं, आप भले ही इसको ऐसा ना देखें कि हम देश के लिए करना चाहते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप अपने लिए तो देखिए कि आप अपना बच्चे को एक ऐसी दुनिया में लेके आ रहे हैं जिसका पॉपुलेशन आज सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है और एक 5 सालों बाद वो लार्जेस्ट हो जाएगा। एंड द अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन दैट चाइल्ड विल हैव टू फेस जस्ट टू शाइन इज गोइंग टू बी ट्रिमेंडस। द अमाउंट ऑफ पेरेंटल प्रेशर क्या है आज हमको पहले ही पता है। कितने बच्चे सुसाइड करते हैं बिकॉज ऑफ द पेरेंटल प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ द एजुकेशन प्रेशर कंबाइंड। इसके अलार्मिंग रेट्स आपसे कोई छुपे नहीं हैं। तो अगर हम इसके बारे में, ये सारी चीज़ें होलिस्टिकली इफेक्ट कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं 1-2-3 जगह से, एक स्पेसिफिक जगह से नहीं आ रही है, सब जगह से प्रेशर कर रही है और ये हमें तब तक प्रेशर करेंगी जब तक हम इस प्रेशर को सही तरीके से हैंडल ना कर ले। और सही तरीके से हैंडल करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। तो आज मैं सारे कपल्स से और सारे लोगों से ये ज़रूर कहूँगा, स्पेशली कपल्स से और जो भी लोग इस दौर से गुजरने वाले हैं, कि आप मैं नहीं कहता कि आप इसको वैसे ही करें, मैं कहता हूँ कि इसके बारे में आप सीरियसली काफ़ी सोचें कि इसके इफ़ेक्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स कैसे हो सकते हैं, और उसके बाद आप जो डिसीजन ले, बिकॉज इट्स योर डिसीजन एंड आई एम ओनली ट्राइंग टू गिव यू फैक्ट्स टू सपोर्ट फॉर यू टू मेक अ बेटर डिसीजन। और मैं चाहता हूँ कि हमें कई बबीता और अय्यर और तारक मेहता, अंजलि मेहता सोसाइटीज़ में दिखाई दे, ताकि इंडिया में एटलीस्ट ये संतुलन नज़र आए पॉपुलेशन का, सो दैट वी विल स्टार्ट लुकिंग एट द रूट कॉज rather than painting the branches. Thank you.